नमस्कार। हम कल संघात्मक व्यवस्था का एक अवधारणा के रूप में उसका भारतीय अनुभव का अध्ययन कर रहे थे और मैंने आपको ये बात बताई थी कि संघात्मक शासन व्यवस्था वे शासन व्यवस्था है जो शक्ति विभाजन के सिद्धांत पर, डिवीज़न ऑफ पावर के सिद्धांत पर काम करती है, जिसमें शासन की शक्तियों का बंटवारा दो स्तर पे किया जाता है। पहला केंद्र स्तर पे, दूसरा राज्यों के स्तर पे। और मैंने आपको कहा था कि शक्ति विभाजन की योजना सुचारू रूप से काम करती रहे, इसके लिए एक लिखित संविधान होना चाहिए जिसमें स्पष्ट रूप से उल्लेख हो कि केंद्र और राज्य के अधिकार क्या क्या हैं, और साथ ही साथ एक न्यायपालिका की, स्वतंत्र न्यायपालिका की भी आवश्यकता है जो केंद्र और राज्य के मध्य यदि अधिकार क्षेत्र को लेकर कोई विवाद उत्पन्न हो जाए तो उसका समाधान कर पाए। तो इस रूप में भारतीय संघात्मक व्यवस्था में संघात्मक शासन व्यवस्था के एक अवधारणा के रूप में सभी मूलभूत तत्व विद्यमान हैं, और एक संघात्मक व्यवस्था का एक लंबा अनुभव हमने 1909, 1919 और 1935 के अधिनियमों में देखा था। मैं आपको बताया था कि 1919 में सर्वप्रथम राज्य शासन की शक्तियों का बंटवारा दो स्तरों पर किया गया और राज्यों में द्वैध शासन की व्यवस्था स्थापित की गई, और 1935 के अधिनियम के तहत प्रांतों को पृथक और विधिक पहचान मिली। तो इस रूप में भारत में संघात्मक शासन प्रणाली की नींव औपनिवेशिक शासन के दौरान ही पड़ चुकी थी। यद्यपि हम जिस शक्ति के अधीन थे, ब्रिटेन, वहाँ संघात्मक शासन प्रणाली के लक्षण नहीं पाए जाते। ब्रिटेन एक छोटा देश था और इसकी वजह से वहाँ एकात्मक शासन प्रणाली पाई जाती है। तो मैंने आपको ये भी बताया था कि संघात्मक शासन प्रणाली उन देशों में पाई जाती है जो आकार में बड़े हैं और जहाँ विविधताएं बहुत ज़्यादा हैं। तो ऐसी स्थिति में वहाँ का शासन एक केंद्र द्वारा नहीं चलाया जा सकता है। अगर हम संघात्मक शासन प्रणाली के बारे में और समझना चाहें तो ये बात समझना चाहिए कि संघात्मक शासन प्रणाली शक्ति के विभाजन पर आधारित है, यानी शक्ति को दो स्तरों पर बांटा जा सकता है, केंद्र बनाम राज्य में। अब लेकिन ये बांटने का तरीका कई अलग अलग देशों में अलग अलग ढंग से किया गया। जैसे अगर अमेरिका के संविधान का अध्ययन करें तो अमेरिका के संविधान के अध्ययन करने पे ये बात पता चलती है कि अमेरिका में सिर्फ एक ही सूची पाई जाती है, वो है संघ सूची। और ये माना गया है कि जो संघ सूची में वर्णित नहीं है वो सब राज्य के क्षेत्र में आते हैं। यानी अमेरिकी संविधान में एक सूची बनाई गई, केंद्र सूची या संघ सूची, और उसमें सारे अधिकार, उन शक्तियों का वर्णन है जिसका काम केंद्र को करना है। बाकी सारे अधिकार राज्यों में नहीं थे, यानी जो संघ सूची में नहीं आएंगे वो अधिकार स्वयं ही राज्यों के अधिकारों के अंतर्गत आते हैं। इसलिए अमेरिकी संविधान में एक ही सूची मिलती है। भारतीय संविधान का अगर हम अध्ययन करें तो हमें ये पता चलता है कि भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में 3 सूचियों का वर्णन है। पहली है संघ सूची जिसमें 97 विषयों का उल्लेख है, 97 कॉलम है, जिसमें जैसे संघ सूची जिसपे संघ को कानून बनाने का अधिकार है। राज्य सूची जिसमें 66 विषय हैं, 66 कॉलम हैं और उस पर राज्यों को कानून बनाने का अधिकार, और समवर्ती सूची जिसमें केंद्र और राज्य दोनों को कानून बनाने का अधिकार है, और यदि कोई विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है तो केंद्र का बनाया हुआ कानून प्रभावी होगा। इसमें 66 विषय। अब शक्तियों का ये जो बंटवारा है ये हमने 1935 के भारत शासन अधिनियम से लिया है। अब भारत में 3 सूचियाँ हैं, अमेरिका में 1 सूची है। तो इस रूप में संघात्मक शासन प्रणाली सिर्फ यही निर्धारित करती है कि ये स्पष्ट रूप से निर्धारित होना चाहिए कि राज्यों और केंद्र के मध्य शक्ति का विभाजन हो और राज्यों की एक पृथक और विधिक संवैधानिक इकाई के रूप में कार्य प्रणाली में हिस्सेदारी हो। तो ये महत्वपूर्ण है। तो संघात्मक व्यवस्था का में कोई हम ये नहीं कह सकते कि संघात्मक व्यवस्था का आदर्श, ये अमेरिका में तो हर राज्य को अपना संविधान बनाने, अपना झंडा भी अलग रखने का अधिकार है। तो इस रूप में संघात्मक व्यवस्था के जो मॉडल है या प्रतिरूप है वो हर देश में अलग अलग हो सकते हैं। तो हमने जब भारतीय संविधान बनाया तब हमारी स्थिति अमेरिकी संविधान के निर्माताओं से अलग थी। अमेरिका में 13 राज्य मिले और उन्होंने एक संघ का निर्माण किया। भारत में ऐसी स्थिति नहीं थी। भारत में एक केंद्रीकृत एकीकृत शासन औपनिवेशिक शासन के दौरान
ही आ चुका था। यद्यपि 1935 के अधिनियम के तहत प्रांतों को एक विधिक और पृथक पहचान दी गई थी, लेकिन फिर भी प्रांतों को स्वतंत्र अस्तित्व के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता। यही वजह है कि जब भारत में संविधान विभाजन के बाद जब भारतीय संविधान सभा ने भारत के भावी शासन प्रणाली पर विचार करना शुरू किया, तो संघात्मक शासन व्यवस्था उनको सर्वाधिक उपयुक्त तो लगी, लेकिन वो साथ साथ ये भी चाहते थे कि केंद्र ज़्यादा शक्तिशाली हो, क्योंकि उस वक्त जो विघटनकारी और विभाजनकारी प्रवृत्तियां उत्पन्न हो रही थी उस पर रोक लगाने के लिए, कड़ा अंकुश रखने के लिए केंद्र का शक्तिशाली होना आवश्यकता है। यही वजह है कि हमारे देश में जो संघात्मक शासन प्रणाली अपनाई गई है उसका झुकाव केंद्र की तरफ होता है। तो केंद्र की तरफ होने की वजह से यही है कि केंद्रीय सूची में ज़्यादा विषय है 97, और वे उसका जो पड़ला है संघात्मक केंद्र की तरफ झुका है। केंद्र को कोई ऐसे अधिकार प्राप्त हैं जो राज्यों की सीमाओं पर परिवर्तन या राज्यों के क्षेत्र में परिवर्तन, जिसका अध्ययन हम बाद में करेंगे, वो कर सकता है। तो इस रूप में ये बात हमें समझना चाहिए कि भारत में संघात्मक शासन प्रणाली अपनाई तो गई, लेकिन संघात्मक शासन प्रणाली के साथ साथ हमने ज़्यादा प्रभावी और ज़्यादा शक्तिशाली केंद्र को रखा है, और जिसमें कि ताकि वे और उसके लिए का जो जिम्मेदार तत्व है वो तात्कालिक विघटनकारी और विभाजनकारी शक्तियाँ थी, जिसकी वजह से हमें ये निर्णय लेना पड़ा कि केंद्र को ताकतवर होना चाहिए राज्यों की तुलना में, ताकि तभी संघ की एकता और अखंडता सुनिश्चित रह पाएगी। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 स्पष्ट रूप से घोषणा करता है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा, और राज्यों के भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा, यानी भारत इंडिया जो है वे राज्यों का एक संघ के रूप में जाना जाएगा। इसका मतलब ये है भारत में आज की तारीख में 28 प्रांत हैं और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं, और 7वीं पहली अनुसूची में उन राज्यों का वर्णन है जो भारतीय संघ के हिस्सेदार हैं। उसी अनुसूची में संघराज्य क्षेत्रों का 9 संघराज्य क्षेत्रों का भी उल्लेख है, जिसमें केंद्र का सीधा शासन पाया जाता है, और तीसरे ऐसे राज्य हैं जो अर्जित किए जाएं, जो युद्ध या किसी और माध्यम से अर्जित किए जाएं। तो भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। और डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने भारतीय संघात्मक शासन प्रणाली की विशेषता का वर्णन करते हुए ये बात कही थी कि भारत में जो संघात्मक व्यवस्था है, संघ किसी समझौते का परिणाम नहीं है। देखिए, इस बात को समझना चाहिए कि अमेरिका में से संघात्मक व्यवस्था अस्तित्व में आई, उसमें 13 राज्य जो शुरुआती राज्य थे जिन्होंने ब्रिटिश उपनिवेशवाद का विरोध किया था, उन्होंने मिलकर 13 राज्यों ने मिलकर एक केंद्र सरकार की स्थापना की थी। अब ऐसा यानी 13 राज्यों ने आपसी समझौता किया और ये निर्णय किया कि हमारी केंद्र सरकार होगी जो केंद्रीय विषयों पर या राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर निर्णय लेगी। अब भारत में ऐसी स्थिति नहीं थी, तो भारतीय संघवाद किसी समझौते की उत्पत्ति नहीं है, जिस तरह अमेरिकन संघवाद किसी समझौते की उत्पत्ति। और दूसरा, राज्यों को पृथक होने का अधिकार नहीं दिया। यदि हम भूतपूर्व सोवियत संघ के संविधान का अध्ययन करें तो हम ये देखेंगे कि वहाँ उस संघात्मक व्यवस्था में संघ से अलग होने का अधिकार राज्यों को दिया गया था, यद्यपि यह अधिकार भी प्रतीकात्मक था। असल में एक कठोर निरंकुशवादी शासन के तहत वे संचालित होते थे, लेकिन सैद्धांतिक रूप से संविधान में यह अधिकार दिया गया था कि केंद्र से राज्य पृथक हो सकते हैं, लेकिन भारत में ये अधिकार नहीं दिया गया। यानी भारतीय संघात्मक व्यवस्था राज्यों को ये निर्णय लेने का अधिकार नहीं देती है कि वह किसी भी स्थिति में केंद्र से पृथक हो जाए।